एसर इंडिया की सप्लाई चेन और लॉजिस्टिक्स, सुनने में शायद ये किसी बिजनेस क्लास का टॉपिक लगे, है ना? हाँ बिल्कुल, थोड़ा टेक्निकल लगता है। पर आज हम इसे इस तरह से देखेंगे कि कैसे ये एक ग्लोबल टेक्नोलॉजी कंपनी के लिए भारत जैसे विशाल और सच कहूं तो पेचीदा बाजार में सफलता का एक अहम जरिया बन गया है। मतलब ये सिर्फ डब्बे इधर से उधर करने की बात नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक सोची समझी रणनीति है, एक प्रॉपर प्लान। और देखिए, हमारे पास जो जानकारी है वो लॉजिस्टिक्स इनसाइडर में छपी एसर इंडिया के चीफ बिजनेस ऑफिसर सुधीर गोयल के साथ हुई एक खास बातचीत पर आधारित है। अच्छा, तो मतलब सीधा सोर्स से इन्फॉर्मेशन है। हाँ जी। तो आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि एसर ने अपनी लॉजिस्टिक्स को कैसे बदला है। मतलब एक ऐसे काम से जो बस जरूरी था, एक सपोर्ट फंक्शन, हाँ, जो हर कंपनी करती है। एग्जैक्टली। उससे एक ऐसी ताकत में बदला है जो उन्हें दूसरों से आगे रखती है, जिसे हम कहते हैं स्ट्रेटेजिक डिफरेंशिएटर। ये इंटरेस्टिंग है। और ये और भी जरूरी हो जाता है जब उन्हें रिटेल दुकानों, Amazon, फ्लिपकार्ट जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स और यहाँ तक कि सीधे ग्राहकों तक, मतलब D2C, कई अलग अलग चैनल से अपने प्रोडक्ट्स पहुंचाने होते हैं। हाँ, ये मल्टी चैनल वाला एंगल तो वाकई इसे कॉम्प्लेक्स बना देता होगा। तो आइए इसकी गहराई में चलते हैं, समझते हैं इसे। तो पहला सवाल यही आता है कि एसर की जो ओवरऑल बिजनेस स्ट्रेटेजी है उसमें लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन का रोल क्या है, मतलब कहाँ फिट होती है ये चीज? सुधीर गोयल के मुताबिक ये उनके बिजनेस मॉडल की एकदम नींव है, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स। अच्छा। उनका काम सिर्फ लैपटॉप या मॉनिटर्स बेचना नहीं है, बल्कि ये पक्का करना है कि खरीदने वाले तक वो प्रोडक्ट सही सलामत और हाँ, सही समय पर पहुंच जाए। और इसमें गौर करने वाली बात यह है कि ये सोच वक्त के साथ कैसे बदली है। पहले कैसा था? हाँ बिल्कुल, पहले शायद कई कंपनियों की तरह एसर में भी लॉजिस्टिक्स को बस एक जरूरी खर्चा माना जाता होगा, एक कॉस्ट सेंटर। हाँ, एक डिपार्टमेंट जो सामान पहुंचाने का इंतजाम कर रहा है, बस। राइट। लेकिन अब उनकी सोच बिल्कुल अलग है। वो इसे एक स्ट्रेटेजिक हथियार की तरह देखते हैं, एक ऐसा पहलू जो उन्हें बाजार में कम्पिटिटिव एज यानी बढ़त दिला सकता है। तो उन्होंने ये समझा है कि लॉजिस्टिक्स कितनी अच्छी है, इसका सीधा असर पड़ता है कस्टमर एक्सपीरियंस पर और बिजनेस के नतीजों पर भी। बिल्कुल, ये अब सिर्फ खर्चा कम करने का तरीका नहीं है, ये कस्टमर्स के लिए वैल्यू ऐड करने और बिजनेस बढ़ाने का जरिया बन गया है। हाँ, और जिस स्केल पर वो ये कर रहे हैं वो भी तो देखने लायक है। सुधीर गोयल ने बताया कि उनकी डिलीवरी कैपेबिलिटी भारत में 18,000 से ज्यादा पिन कोड्स तक फैली हुई है। 18,000, ये तो बहुत बड़ा नंबर है इंडिया के लिए। और उनके पास देश भर में कई वेयरहाउस, मतलब गोदाम भी हैं। अब सोचिए, भारत जैसा देश, हर कोने में अलग चुनौतियां हैं, कहीं सड़कें, कहीं मौसम, कहीं लोकल नियम। हाँ, इतने बड़े नेटवर्क को चलाना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। सही। और अगर हम बड़ी तस्वीर देखें तो ये सिर्फ स्केल या बड़े पैमाने पर काम करने की बात नहीं है। यहाँ सप्लाई चेन में फुर्ती, मतलब एजिलिटी, वो भी उतनी ही जरूरी है। एजिलिटी से क्या मतलब है यहाँ? मतलब तेजी से हालात के हिसाब से ढलने की क्षमता। सोचिए, फैक्ट्रियों से माल कब निकलेगा, उसे कहाँ स्टोर करना है ताकि डिमांड पूरी हो सके, अलग अलग राज्यों के टैक्स नियम, ये सब कितना कॉम्प्लेक्स है। तो इसके लिए वो सिर्फ अंदाजे पर निर्भर नहीं रहते, वो एडवांस्ड एनालिटिक्स और डिमांड प्रिडिक्शन मॉडलिंग का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, मतलब डेटा के इस्तेमाल करके फ्यूचर डिमांड का अंदाजा लगाना। हाँ बिल्कुल, आसान भाषा में कहें तो वो पिछले डेटा, मौजूदा ट्रेंड्स, बाजार की जानकारी, सबको एनालाइज करके ये अनुमान लगाते हैं कि भविष्य में किस प्रोडक्ट की किस इलाके में कितनी मांग हो सकती है। इससे उन्हें पहले से तैयारी करने में मदद मिलती है। ये बहुत जरूरी है। और सुधीर गोयल की एक बात मुझे बहुत सही लगी। उन्होंने कहा, बिक्री का मौका चूकना मतलब एक मूल्यवान बिजनेस अवसर खो देना है। हाँ, ये इलेक्ट्रॉनिक्स के बाजार में तो और भी ज्यादा सच है। बिल्कुल, लोग रोज रोज लैपटॉप या कंप्यूटर नहीं खरीदते। जब कोई कस्टमर अपग्रेड करने का मन बनाकर दुकान पर आता है या ऑनलाइन सर्च करता है और उसे अपनी पसंद का मॉडल स्टॉक में नहीं मिलता, तो क्या वो इंतजार करेगा? शायद नहीं। बहुत कम चांस है। वो शायद किसी दूसरी कंपनी का प्रोडक्ट खरीद लेगा। तो एक बिक्री खोने का मतलब सिर्फ उस एक प्रोडक्ट का पैसा खोना नहीं है, बल्कि शायद एक लॉयल कस्टमर को खो देना है। एग्जैक्टली। इसलिए प्रोडक्ट का सही समय पर सही जगह पर मौजूद होना कस्टमर को खुश रखने और उसे ब्रांड के साथ जोड़े रखने के लिए, मतलब कस्टमर लॉयल्टी के लिए बेहद जरूरी है। हाँ, और ये बात इस नजरिए को और पुख्ता करती है कि लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन मैनेजमेंट अब सिर्फ बिजनेस चलाने के लिए जरूरी सपोर्ट काम नहीं रह गए हैं। ये असल में कंपनी के लिए स्ट्रेटेजिक एडवांटेज यानी रणनीतिक फायदे बन चुके हैं। एक असरदार सप्लाई चेन एसर को न सिर्फ कस्टमर्स की बदलती उम्मीदों पर खरा उतरने में मदद करती है,
जैसे जल्दी डिलीवरी या प्रोडक्ट की आसान अवेलेबिलिटी। हाँ, जो आजकल सब चाहते हैं। बिल्कुल, बल्कि ये सीधे तौर पर बिजनेस की ग्रोथ को भी स्पीड देती है। जब ग्राहक खुश होते हैं तो वो दोबारा खरीदते हैं और दूसरों को भी रेकमेंड करते हैं। सही बात है। इस तरह एक अच्छी सप्लाई चेन मार्केट में कंपनी की पोजीशन मजबूत करती है। अब मामला थोड़ा और पेचीदा बनाते हैं। एसर के अलग अलग सेल्स चैनल्स को देखते हैं। हाँ, ये मल्टी चैनल वाला पार्ट। वो सिर्फ एक तरीके से सामान नहीं बेचते। उनके प्रोडक्ट्स आपको बड़े रिटेल चेन्स जैसे रिलायंस डिजिटल या क्रोमा में भी मिलेंगे। हाँ, देखे हैं। अमेज़न और फ्लिपकार्ट जैसे बड़े ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर भी मिलेंगे। ऑनलाइन तो बहुत बिकते हैं इनके प्रोडक्ट्स। और वो अपनी वेबसाइट acer.com के जरिए सीधे ग्राहकों को भी बेचते हैं, मतलब डायरेक्ट टू कस्टमर या D2C। अच्छा, उनका अपना D2C चैनल भी है। हाँ, और हर चैनल की अपनी ज़रूरतें होती हैं, अपनी चुनौतियां और कस्टमर्स की एक्सपेक्टेशंस भी अलग अलग होती हैं। जैसे मिसाल के तौर पर रिटेल चैनल को लेते हैं। दुकानों और उनके रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास लगातार माल का स्टॉक बना रहना चाहिए। हाँ, वरना शेल्फ खाली रह जाएगा। बिल्कुल, दुकान पर माल खत्म हो जाए तो उसे जल्दी से रिफिल करना जरूरी है। अगर कोई ग्राहक दुकान पर जाए और उसे वो मॉडल ना मिले जो उसे चाहिए, तो दुकान का भी नुकसान, एसर का भी। राइट। इसके लिए बहुत सटीक डिमांड फोरकास्टिंग करनी पड़ती है। मतलब ये अनुमान लगाना कि किस दुकान पर, किस इलाके में, किस मॉडल की कितनी मांग रहने वाली है, ताकि स्टॉक लेवल सही बना रहे। और दूसरी तरफ ई कॉमर्स की दुनिया बिल्कुल अलग खेल है। हाँ, वहाँ क्या अलग है? वहाँ सबसे जरूरी है स्पीड और फ्लेक्सिबिलिटी। ग्राहक ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं और उन्हें उम्मीद होती है कि सामान जल्द से जल्द मिले, अक्सर 1 या 2 दिन में ही, खासकर बड़े शहरों में। हाँ, सेम डे या नेक्स्ट डे डिलीवरी की उम्मीद बढ़ गई है। एग्जैक्टली। ये उम्मीद इन्वेंट्री मैनेजमेंट को, मतलब स्टॉक कहाँ और कितना रखना है, और फुलफिलमेंट प्लानिंग को, मतलब ऑर्डर मिलने से लेकर पैक करके ग्राहक तक पहुंचाने की पूरी प्रक्रिया को पूरी तरह से बदल देती है। कैसे? आपको स्टॉक ऐसी जगहों पर रखना होता है जहां से तेजी से डिलीवरी हो सके। आपके पास ऐसे डिलीवरी पार्टनर्स होने चाहिए जो इस रफ्तार को संभाल सके। और ई कॉमर्स में डिमांड अचानक बहुत बढ़ या घट सकती है, जैसे किसी सेल के दौरान। उसके लिए भी तैयार रहना पड़ता है। तो सवाल ये उठता है कि एसर इन अलग-अलग और कभी-कभी बिल्कुल उलट मांगों को एक साथ कैसे संभालता है? क्या कोई एक ही सिस्टम ये सब कर सकता है? अनुसार सुधीर गोयल के अनुसार उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने एक मल्टी लेयर्ड सप्लाई चेन इकोसिस्टम बनाया है। मल्टी लेयर्ड इकोसिस्टम, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि उन्होंने हर चैनल की खास जरूरतों को समझते हुए अलग अलग व्यवस्थाएं बनाई हैं। ये सिस्टम्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इंटीग्रेटेड हैं, लेकिन अपने अपने तरीके से काम करते हैं, हर चैनल के लिए स्पेशलाइज्ड। ओके। और जो चीज इसे खास बनाती है वो है उनका हर चैनल के लिए डेडिकेटेड टीमों का होना। अच्छा, अलग-अलग टीमें। हाँ, उनके पास रिटेल बिजनेस संभालने वाली अलग टीम है, ई कॉमर्स के लिए अलग, अपने D2C चैनल के लिए अलग, और एक टीम बड़े कॉर्पोरेट या सरकारी ऑर्डर्स यानी कमर्शियल ऑपरेशंस के लिए भी है। हर टीम के पास अपने चैनल की बारीकियों को समझने और उससे जुड़ी चुनौतियों से निपटने की खास महारत यानी फोकस्ड एक्सपर्टीज होती है। तो ये टीमें सिर्फ छोटे इंडिविजुअल कस्टमर्स के ऑर्डर ही नहीं संभालती? नहीं, वो बड़े B2B ऑर्डर्स को भी मैनेज करती हैं, जिसमें कभी-कभी दूर दराज के इलाकों में इंस्टॉलेशन और सपोर्ट सर्विस के साथ डिलीवरी करनी होती है, जो अपने आप में एक अलग तरह की लॉजिस्टिक्स चुनौती है। हाँ, वो तो है। तो ये जो मल्टी टियर मॉडल है, ये उन्हें हर चैनल के हिसाब से अलग अलग वॉल्यूम, अलग अलग सर्विस लेवल और ग्राहकों की खास जरूरतों के मुताबिक प्लानिंग करने और उसे अमल में लाने की छूट देता है, फ्लेक्सिबिलिटी देता है, ताकि एक्सपीरियंस सीमलेस रहे, चाहे कस्टमर कहीं से भी खरीदे। एग्जैक्टली। हालांकि इसमें एक चुनौती भी है। क्या? इन अलग अलग टीमों और सिस्टम्स में तालमेल बिठाना। इसके लिए उनके बीच मजबूत कम्युनिकेशन और इंटीग्रेटेड सिस्टम्स बहुत जरूरी हैं। बिल्कुल। तो इतनी सारी कॉम्प्लेक्सिटी को संभालने के लिए डेटा और रियल टाइम विजिबिलिटी, मतलब चीजों पर लाइव नजर रखने की क्षमता, ये कितनी अहम हो जाती होगी? अंदाजे से तो काम चल नहीं सकता है अब। नहीं, बिल्कुल नहीं। सुधीर गोयल ने भी इस पर जोर दिया कि एसर में इन्वेंट्री कहाँ भेजनी है, कितनी भेजनी है, कब भेजनी है, इन सब फैसलों में डेटा सबसे बड़ा रोल निभाता है। इट्स ऑल डेटा ड्रिवन। कैसे? उनके पास क्या सिस्टम्स हैं? उनके पास रियल टाइम डैशबोर्ड्स हैं। आप इसे सप्लाई चेन का कंट्रोल रूम समझ सकती हैं। अच्छा, लाइव डैशबोर्ड्स। हाँ, ये डैशबोर्ड्स उन्हें लगातार दिखाते रहते हैं कि किस वेयरहाउस में किस प्रोडक्ट का कितना स्टॉक है,
कहाँ स्टॉक तेजी से कम हो रहा है और कहाँ जरूरत से ज्यादा जमा हो गया है, मतलब ओवर स्टॉकिंग हो रही है। तो इस लाइव जानकारी से वो क्या करते हैं? इसके आधार पर वो फौरन फैसले ले सकते हैं। वो प्रोएक्टिवली, मतलब पहले से ही इन्वेंट्री को उन जगहों से हटा सकते हैं जहां सप्लाई ज्यादा है और मांग कम है। और उसे वहां भेज सकते हैं जहां मांग ज्यादा है और स्टॉक कम होने का खतरा है। बिल्कुल, ये सिर्फ स्टॉक लेवल देखना नहीं है, ये उस जानकारी का इस्तेमाल करके सप्लाई चेन को लगातार ऑप्टिमाइज करते रहना है, फाइन ट्यून करते रहना है। तो असल में इसका असर क्या होता है? प्रैक्टिकल बेनिफिट क्या है? इसका सीधा मतलब है कि वो सिर्फ प्रॉब्लम होने के बाद रिएक्ट नहीं करते, बल्कि प्रॉब्लम होने से पहले ही उसे भांप कर एक्शन लेते हैं। प्रोएक्टिव अप्रोच है। हाँ, इससे ग्राहकों की मांग ज्यादा असरदार तरीके से पूरी होती होगी। स्टॉक आउट मतलब माल खत्म होने की नौबत कम आती होगी, सही, जिससे बिक्री का नुकसान बचता है। और साथ ही जरूरत से ज्यादा स्टॉक जमा होने यानी ओवर स्टॉकिंग से भी बचते हैं, जिससे पैसा ब्लॉक नहीं होता और पुराना माल होने का खतरा कम होता है। एग्जैक्टली। सुधीर गोयल ने केरल में ओणम और उत्तर भारत में दिवाली जैसे बड़े त्योहारों का उदाहरण दिया। ये ऐसे पीक सीजन होते हैं जब इलेक्ट्रॉनिक्स की बिक्री अचानक बहुत बढ़ जाती है। हाँ, इन दिनों डिमांड बहुत हाई होती है। तो इन दौरान वो डिमांड पैटर्न पर बहुत करीबी नजर रखते हैं, देखते हैं कि कौन से मॉडल ज्यादा बिक रहे हैं, किस एरिया में ज्यादा डिमांड है, और उसी हिसाब से लगातार सप्लाई को एडजस्ट करते रहते हैं। आके किसी भी ग्राहक को निराश ना होना पड़े, हाँ। स्टॉक अवेलेबल रहे। बिल्कुल। यहाँ एक विचारणीय बिंदु है। आज के दौर में प्रिडिक्टेबिलिटी मतलब भविष्य का अंदाजा लगाने की क्षमता और डेटा से मिलने वाली गहरी समझ यानी इनसाइट्स, ये किसी भी कामयाब सप्लाई चेन के लिए कितनी बेसिक जरूरत बन गई हैं। आप कह सकती हैं कि एसर की लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन रणनीति के तो ये जैसे रीढ़ की हड्डी है, फंडामेंटल है। एडवांस एनालिटिक्स और लगातार मॉनिटरिंग सिस्टम्स का इस्तेमाल करके वो न सिर्फ इन्वेंट्री के मूवमेंट को बेहतर तरीके से प्लान कर पाते हैं, बिल्कुल, बल्कि भारत जैसे विविधता भरे देश में अलग अलग क्षेत्रों की खास जरूरतों और पसंद नापसंद यानी रीजनल न्यूएंसेस का भी ध्यान रख पाते हैं। हाँ, ये बहुत जरूरी है इंडिया में। और सबसे बड़ी बात, मांग में होने वाले अचानक बदलावों पर भी तेजी से रिस्पॉन्ड कर पाते हैं। तो एसर के लिए ये डेटा फर्स्ट अप्रोच सिर्फ ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ाने का तरीका नहीं है। नहीं, ये सीधे तौर पर कस्टमर एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने और बिजनेस के जो बड़े लक्ष्य हैं उन्हें हासिल करने में मदद करता है। ये पक्का करता है कि उनकी पूरी सप्लाई चेन बाजार की हकीकत और कंपनी की स्ट्रेटजी के साथ कदम से कदम मिला के चलें, अलाइन रहें। तो कुल मिलाकर एसर इंडिया की कहानी हमें ये दिखाती है कि लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन को अगर सही नजरिए से देखा जाए और इसमें सही तरह से इन्वेस्ट किया जाए, हाँ, तो वो सिर्फ बिजनेस चलाने का एक जरूरी हिस्सा भर नहीं रहती, बल्कि कंपनी के लिए एक बड़ा स्ट्रैटेजिक वेपन, एक रणनीतिक हथियार बन सकती है। ये सिर्फ कॉस्ट घटाने का खेल नहीं है, ये वैल्यू बनाने का खेल है। बिल्कुल सही कहा। एसर ने एक असरदार मल्टी चैनल स्ट्रैटेजी बनाई, डेटा का स्मार्ट तरीके से इस्तेमाल किया और हमेशा कस्टमर को अपनी सोच के सेंटर में रखा। हाँ, कस्टमर सेंट्रिसिटी। इन चीजों ने मिलकर उनकी सप्लाई चेन को एक असली ताकत में बदल दिया है। व्यापक संदर्भ में इसका क्या मतलब है? दूसरी कंपनियों के लिए क्या सबक है इसमें? ले शायद से इसका मतलब है कि आज के इतने कॉम्पिटिटिव बाजार में, खासकर भारत जैसे विशाल, विविधतापूर्ण और तेजी से बदलते देश में, हाँ, एक ऐसी सप्लाई चेन बनाना जो फ्यूचर रेडी हो, मतलब भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार हो, ये किसी भी कंपनी के लिए सर्वाइवल और ग्रोथ दोनों के लिए बहुत जरूरी है। ये सिर्फ एफिशिएंसी की बात नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सीधे तौर पर कस्टमर सेटिस्फैक्शन से जुड़ा है और यही सेटिस्फैक्शन बिजनेस की लगातार ग्रोथ की नींव रखता है। तो जो कंपनियां अपनी सप्लाई चेन को इस तरह से एक स्ट्रेटेजिक एसेट, एक रणनीतिक संपत्ति में बदल पाएंगी, उन्हें दूसरों के मुकाबले एक मजबूत बढ़त हासिल होगी। डेफिनेटली। बिल्कुल। तो आज की इस पूरी बातचीत के आधार पर एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। हाँ, बताइए। जैसे जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई, मशीन लर्निंग और एडवांस्ड एनालिटिक्स जैसी टेक्नोलॉजीज लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन की दुनिया में और गहराई से अपनी जगह बना रही हैं, जो कि हो रहा है तेजी से, तो भविष्य में ये सप्लाई चेन्स कितनी ज्यादा प्रेडिक्टिव हो सकती हैं, मतलब खुद ब खुद भविष्य का अनुमान लगाने वाली, और कितनी ऑटोनॉमस, मतलब काफी हद तक अपने फैसले खुद लेने वाली। ये तो बहुत बड़ा बदलाव होगा। और जब ऐसा होगा तो हम जैसे एंड कस्टमर्स, अंतिम ग्राहकों के अनुभव पर इसका क्या और कैसा असर पड़ेगा? क्या हमें और भी तेज और भी ज्यादा पर्सनलाइज्ड डिलीवरी मिलेगी? प्रोडक्ट्स की अवेलेबिलिटी और बेहतर होगी? हाँ,
क्या पूरी सप्लाई चेन और ज्यादा स्मार्ट और रिस्पॉन्सिव हो जाएगी? ये निश्चित रूप से सोचने वाली बात है। बिल्कुल, इस पर नजर रखनी होगी।